Hello everyone, my name is Himeshwari Sahu from Career Competition Academy चारामा। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 2 को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के पूरे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट जो कि क्या होता है ओवम का फॉर्मेशन, इसको पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में आता है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवम जब ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग कोइटस मतलब इंटरकोर्स के समय सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। इंसेमिनेशन, जब स्पर्म का वेजाइना में एंट्री होता है उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विमिंग रैपिडली, ठीक है। तो क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, स्विम करते हुए बहुत तेजी गति से कहाँ पे जाता है, यूट्रस में जाता है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग खुद से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक, ड्रॉ करके इसको समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte क्या हो गया था, रिलीज हो गया था, ओवुलेशन हो चुका था। ठीक, इसमें देख लेते हैं ये क्या होता है, फीमेल्स यूट्रस। ये है फीमेल का यूट्रस है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलर रीजन, और इसी से जुड़ा होता है क्या, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से क्या होता है, आई होप ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्योंकि पिछले क्लासेस में इसको हर बार बताया जा चुका है, ठीक है। और ये होता है, इधर साइड भी होता है क्या, फेलोपियन ट्यूब, इसमें भी होता है इनफंडिबुलम, और ये होता है फिम्ब्रे, और इसमें पाया जाता है एक साइड एक एक ओवरी पाया जाता है। क्लियर था इतना। अब क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो गया था, इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ये होता है पेरीमेट्रियम फर्स्ट लेयर, पेरीमेट्रियम, ठीक। दूसरा होता है, इसमें दूसरा लेयर होता है क्या, मायोमेट्रियम, और तीसरा लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये होता है क्या, एंडोमेट्रियम। अब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बता रही हूं कि इसमें ओवरी से जो एग रिलीज होता है, यहाँ पे क्या बना हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, बस्ट हो गया, टूट गया था, जिसके कारण इसमें से क्या हो गया था, ओवम रिलीज हो गया था, जो कि क्या, सेकेंडरी oocyte बोला जा सकता है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी oocyte को क्या किया जाता है, ये फिम्ब्री के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे कि ओवम निकला, उसको फिम्ब्री के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा, और एम्पुला पे लाके रख दिया जाएगा। यहाँ पे रख दिया गया इसी सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। अब ये जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, वो डायरेक्ट यहाँ पे कैसे मूव करता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ मेल्स में क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, जिसमें मोटाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट ये फीमेल बॉडी में नहीं पाया जाता। तो ये ओवम यहाँ तक कैसे जाता है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल्स होते हैं, ये सेल होते हैं। इसमें पाया जाता है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या पाया जा रहा है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है, लिख देते हैं सिलिएटेड
सिलिएटेड कॉलमनर सेल। इसी सेल्स के थ्रू ये जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या करता है, मूव करते हुए एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। ये पूरे स्टेज को हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एग आया हुआ है, यहाँ पे स्पर्म कैसे आएगा, कैसे उसको फर्टिलाइज करेगा। क्लियर, यहाँ तक का समझ आया। ये कौन सा रीजन होता है, एम्पुला, ठीक है। अब ये जो एग है वो क्या रहता है, एग के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पे जो आया हुआ है सेकेंडरी oocyte, वो अकेले ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पूरे चारों ओर क्या रहता है, 2 लेयर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। 2 से 3 लेयर क्या लगे हुए रहते हैं, आवरण में वो कवर्ड रहता है, ठीक। वो उसी आवरण में ग्राफियन फॉलिकल से वो उसी कवर्स के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और एम्पुला में वो सारे कवर्स उसमें लगे हुए रहते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल हो गया, सर ये हो गया क्या, ओवरी। इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है क्या, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल्स, ठीक है, जिसमें क्या है, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस ग्राफियन फॉलिकल को थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा बाहर निकाल के इसको बड़ा सा बना के देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ये हो गया, ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ये वाला जो कि आगे ओवम बनेगा, ठीक है। आगे क्या बनाएगा, ये ओवम बनाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाहर में एक लेयर पाया जाता है मोटा, जिसको बोला जाता है क्या, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये एक लेयर पाया जाता है मोटा, जो कि नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कहलाता है, जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा के बाहर में एक क्या इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, ये ऐसे इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। क्लियर है, इसको लिख दे क्या। अब इसमें क्या रहता है, ग्रेन्युलर सेल का आवरण रहता है, ये सारा हम लोग देख चुके हैं ना। यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे ग्रेन्युलोसा सेल का आवरण रहेगा, ठीक है, ऐसे। और इधर भी ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या रहता है, खाली जगह पाया जाता है, यहां पे क्या रहता है, खाली स्पेस रहता है, इसको बोला जाता है एट्रियम। यहां पे जो खाली स्पेस पाया जा रहा है ना, इसको बोला जाता है क्या, एट्रियम। ठीक है, खाली स्पेस को क्या बोला गया, एट्रियम। अब हम इस लोग इनका क्या कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये वाले लेयर को क्या बोला गया, जोना पेलुसिडा। इसको शॉर्ट में जेडपी भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक। ये सेल्स क्या कहलाता है, एट्रियम। खाली स्पेस बीच का क्या कहलाता है, एट्रियम, एंट्रम।
और इसके बाहर एक और ऐसे लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, थीका सेल, इसको बोला जाता है थीका इंटरना। इसके बाहर में एक और थीका का लेयर पाया जाता है, इसको बोला जाता है थीका एक्सटर्ना। क्लियर है? ये दोनों को मैं एक साथ क्या बोल रही हूँ, थीका सेल। क्लियर है? ये सारे लेयर्स मिल करके जाते हैं किसमें, कहां पे चले जाता है, ये जो है ये सेकेंडरी साइड, ये तीनों लेयर को लेकर के जाता है, रिलीज हो जाता है, और कहां पे जा रहते हैं, एम्पुला में। क्लियर है? ये ठीक है, इसमें से रिलीज हो जाएगा ग्राफ्टेन फॉलिकल से, और क्या क्या जाएगा इसमें बाहर, ये क्या है, ये सेकेंडरी साइड, इसके बाहर जोना पैलुसिडा, उसके बाहर क्या, ये क्या है, करोना रेडिएटा। ये तीनों लेयर मिल करके क्या करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल से, ये वाले फॉलिकल से क्या हुए रहता है, रिलीज हुए रहता है। ठीक है, एक बार में कितने, ये जो वेजाइना है वहां पे इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक है, अब एक बार में कितने स्पर्म इजाकुलेट होते हैं, 200 से 300 मिलियन तक के स्पर्म क्या होते हैं, इजाकुलेट होते हैं। लेकिन ये 200 से 300 तक के स्पर्म में केवल एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो जा करके इस ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। अब इसके क्रिया के लिए क्या होता है, ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वेजाइनल का जो क्या होता है, लेयर होता है, ये क्या रहता है, हाईली एसिडिक रहता है। ठीक है, एसिडिक होने के कारण आधे जो स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसका किल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भी इसको क्या समझा जाता है कि ये क्या है, फॉरेन मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसमें मैक्रोफेजेस वगैरह आके क्या करते हैं, इसको इंगल्फ करने लग जाते हैं। ठीक, अब उसमें से क्या होता है, कुछ स्पर्म आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे यूट्रस में आ गए। ठीक है, अब इसको क्या होता है, वेजाइनल सिक्रीशन जो है ना, ये जो वेजाइनल सिक्रीशन हो रहा है वो क्या करता है, इसके स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, इसके हेड वाले पार्ट को क्लियर कर दिया जाता है, मतलब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक, इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ठीक है, हेड वाला रीजन हो गया, मिडिल पीस हो गया, और ये ऐसे उसका स्पर्म रहता है। ठीक है, हेड वाले रीजन में क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक्रोसोम। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इतना क्लियर था? और ऊपर में क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर। अब क्या होता है, जैसे ही ये यूट्रस में जाता है वहां पे क्या रहता है, वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइनल सिक्रीशन के दौरान क्या हो जाता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। इस क्या प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेशन, जिसके कारण ये जो स्पर्म है वो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये ओवम के पास जाने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं। ये क्या होता है, एक्रोसोम, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, वेजाइनल सिक्रीशन। ठीक है, वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइनल सिक्रीशन क्यों होता है, इसका पर्पस क्या होता है, रिमूव। ठीक है, क्योंकि स्पर्म के ऊपर वाले भाग को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। वो क्यों कर दिया जा रहा है, ये क्या करता है, इसको देखो, रिमूव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। क्लियर है इतना? क्या किया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन, ठीक है। क्या करते हैं, जब क्या होता है, स्पर्म किस में गया? यूट्रस में जाता है। तो ये कितने की संख्या में रहती है? 200 से 300 मिलियन की संख्या में रहती है। तो इसको कुछ कुछ जो स्पर्म है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण डिग्रेड हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो थोड़ा बहुत स्पर्म बच जाता है उसमें क्या किया जाता है? कैपेसिटेशन किया जाता है वेजाइनल सिक्रेशन के द्वारा। वेजाइनल सिक्रेशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं? रिमूव किया जाता है। यहाँ पे जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? कैपेसिटेशन। ये पूछा जाता है नीट में कि कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, क्या इतना हो गया? ओवम का भी स्ट्रक्चर देख लिए कि वो 3 लेयर के थ्रू क्या हो रहता है? रिलीज हो रहता है और एम्पुला में जाके बैठ रहता है। अब क्या हो गया? स्पर्म भी क्या हो गया? कैपेसिटेट हो गया। अब ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, ओवम के स्ट्रक्चर कैसे है ये देख लेते हैं थोड़ा। देखो, ठीक है, ये क्या है? ओवम है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हमको बनाने के लिए आपके बोर्ड में आएगा 12th में, ठीक है। देखो, ये क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोला जाता है? ओवम के मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे मैं छोटा सा बना के दिखाती हूं, ठीक है। ये क्या है? ओवम का लेयर है, ठीक। और ये उसका बाहरी स्पेस है, प्री विटिलाइन स्पेस है। और ये क्या है? जोना पेलिसुडा। और जोना पेलिसुडा के ऊपर में क्या है? पूरा कोरोना रेडिएटा। ये मैं ऐसे बना रही हूँ, इसको हम लोग एक बार और अच्छे से बनाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्या है? जोना पेलिसुडा लेयर, ठीक। इसको लिख लेते हैं अलग कलर से। देखो, ये क्या है? जोना पेलिसुडा, ये वाला मेम्ब्रेन। और ये क्या है? सॉरी, इसको क्या बोला जाता है? विटिलाइन मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन। और ये क्या है? प्री विटिलाइन, प्री विटिलाइन स्पेस। क्लियर है? और ये वाला पार्ट है जोना पेलिसिडा। और ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये क्लियर है? ये ओवम के स्ट्रक्चर आता है 12th बोर्ड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो लेयर है वो क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस दिख रहा है वो क्या है? प्री विटिलाइन स्पेस, ठीक है। और ये जो कलर में दिख रहा है ये क्या है? जोना पेलिसुडा। और बाहर जो बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं वो क्या है? कोरोना रेडिएटा। क्लियर है ये? ठीक है। अब हम लोग इसी को बनाते हैं। ठीक, बना लेते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये क्या था? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये है सेकेंडरी oocyte,
इसके जस्ट बाहर में कौन सा लेयर होता है? इसके बाहर में होता है क्या? जोना पेलोसिडा। ये सेकेंडरी oocyte है और ये है जोना पेलोसिडा का लेयर। ठीक है, जोना पेलोसिडा का लेयर, और इसके बीच में क्या रहेगा? एक स्पेस रहेगा। ये जोना पेलोसिडा है, ये विट्लाइन मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? जोना पेलोसिडा का लेयर है। ठीक, इसके जस्ट बाहर में क्या रहता है? इलोंगेटेड सेल, कोरोना रेडिएटा। ये पूरे क्या है? कोरोना रेडिएटा। आपके बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो यही वाला क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये है क्या? जोना पेलोसिडा लेयर, ये है कोरोना रेडिएटा, और ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा? जो स्पर्म जो कैपेसिटेट हो चुका है, जिसका कैपेसिटेशन हो गया है, वो क्या करता है? यहाँ पे आएगा और इसको फर्टिलाइज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये आ गया, स्पर्म आ गया, सारे बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं? ये ओवम को क्या कर रहे हैं? ये जो सेकेंडरी oocyte है उसको फर्टिलाइज करने का कोशिश करेगा। अब क्या हो गया? इसमें कैपेसिटेशन हो गया है, जिसके कारण इसके ऊपर का लेयर क्या हो गया? डिग्रेड हो गया है। तो ये क्या करता है? ये जो अपना एक्रोसोम है, इसमें क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम को यहाँ पे क्या करेगा? रिलीज करेगा। रिलीज करने के कारण ये जो कोरोना रेडिएटा लेयर है उसको डिग्रेड कर देगा। अब इसके जोना पेलोसिडा में एक क्या पाया जाता है? रिसेप्टर पाया जाता है। ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है? ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। जैसे ह्यूमन का अगर ये ओवम है तो उसमें क्या कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? जोना पेलोसिडा 3 रिसेप्टर। ये याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिसेप्टर? ZP3 रिसेप्टर पाया जाता है। ये क्या होता है? ओनली ह्यूमंस का स्पर्म आने पर ही ये उसी स्पर्म को क्या करेगा? अंदर जाने देगा। अगर अदर स्पीसीज का स्पर्म आ रहा है, मंकी और जो भी चीज का स्पर्म आ रहा है, तो उसको वो क्या करेगा? अंदर आने नहीं देगा। तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है ह्यूमन स्पर्म के लिए। क्लियर है? ZP3 क्या करता है? इसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एक स्पर्म को क्या किया? वो एक्सेप्ट किया। ये क्या किया? यहाँ से एक्रोसोम रिलीज किया। एक्रोसोम के द्वारा जोना पेलोसिडा लेयर को भी क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है। और कहाँ पे जाता है? ये सीधे जाता है कहाँ पे? यहाँ पे इसका, जब तक कि इसको तोड़ते तोड़ते इसका हेड वाला रीजन क्या हो गया? एक्रोसोम वाला रीजन पूरी तरीके से हट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? इसका न्यूक्लियस बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा? ये जैसे ही सेकेंडरी oocyte के लेयर पे जाता है स्पर्म, ठीक है, तो क्या कर देता है? अपने न्यूक्लियस को इसमें डाल देता है। ये चला गया क्या? ये कौन सा है स्पर्म है? ये मेल का स्पर्म है, जो किसमें चला गया? सेकेंडरी oocyte में चला गया। ठीक है, ठीक। जैसे ही आप क्या होता है, आप लोग जानते हो कि एक साथ बहुत सारे स्पर्म जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लॉक पाया जाता है। कौन कौन से ब्लॉक? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसमें पाया जाता है ब्लॉक। ठीक है, कौन से ब्लॉक होते हैं ये? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बहुत सारे स्पर्म एक साथ जब चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी से रोकना तो क्या कहलाता है? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी। ठीक है, इसको कैसे रोका जाता है? ये दो प्रकार के होते हैं, फास्ट ब्लॉक
और दूसरा स्लो ब्लॉक। ठीक है, दो प्रकार का होता है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक कैसे होता है, जैसे ही कोई स्पर्म अपना न्यूक्लियस को जिसमें डालता है, एक स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे ही इसके अंदर में गया, ये जो oocyte है वो क्या भेजता है यहाँ पे, ये क्या कर देता है, इसको डीपोलराइज कर देता है। इसका जो बाहर का लेयर है वो क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है, थिक लेयर हो जाता है, जिसके कारण और कोई दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। क्लियर है, क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पर्म आया, ठीक है, वो क्या किया, अपने एक्रोसोम के जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे उसके द्वारा कोरोना रेडिएटा के लेयर को डिग्रेड कर दिया। अब वो आया कहाँ पे, ZP3 में। अब जोना पेलुसिडा के लेयर्स को भी क्या किया, डिग्रेड किया। यहाँ पे आगे इसका एक्रोसोम वाला लेयर पूरी तरीके से हट चुका है, इसमें बचा है क्या, न्यूक्लियस। अब ये स्पर्म अपने न्यूक्लियस को किसमें डाल देता है, सेकेंडरी oocyte में। जैसे ही सेकेंडरी oocyte में अपना स्पर्म को डालता है, सॉरी न्यूक्लियस को डालता है, ये जो सेकेंडरी oocyte का लेयर है वो क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, बहुत थिक लेयर हो जाता है, जिसके कारण कोई दूसरा स्पर्म इसमें अपना न्यूक्लियस को नहीं डाल पाता। इसीलिए इसको बोला जाता है फास्ट ब्लॉक। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या तो विद इन सेकेंड होता है ये वाला, इसलिए इसको फास्ट ब्लॉक कहा जाता है। लिख लेते हैं, फास्ट ब्लॉक क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है क्या, फास्ट ब्लॉक। अब स्लो ब्लॉक क्या होता है, देखना, देखो जैसे इसमें ओम आया, ठीक है, उसके बाद ये एक एंजाइम सिक्रेट करने लग जाता है, ठीक है, बाहर एक एंजाइम सिक्रेट करने लग जाता है, जो कि ये ZP3 रिसेप्टर है ना, जो स्पर्म को क्या करते जा रहा है, एक्सेप्ट करते जा रहा है, रिसीव करते जा रहा है, उसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, एक एंजाइम क्या करता है, रिलीज करता है, यही मेल प्रोन्यूक्लियस, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसको लिख लेते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, जो मेल का न्यूक्लियस आया हुआ है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, हटा देता है, वहां से पूरी तरीके से डिग्रेड कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब ZP3 ही नहीं रहेगा तो कोई स्पर्म उसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, स्लो ब्लॉक। तो स्लो ब्लॉक में भी लिख लेते हैं, क्या होता है स्लो ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर मेकिंग जोना पेलोसिडा impermeable। क्लियर है, ये होता है क्या, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है विटिलाइन मेम्ब्रेन का। स्लो ब्लॉक में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर का, जिसके कारण क्या हो जाता है, जोना पेलुसिडा में कोई भी स्पर्म परमिएबल नहीं होता। क्लियर है ये दोनों, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब जैसे इसमें मेल प्रोन्यूक्लियस आता है, इसका खुद का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फीमेल न्यूक्लियस। इसमें क्या होने लगता है, मियोसिस सेकेंड। हमने देखा था किसमें, मैच्योरेशन में, कि ये मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जा रहता है, अरेस्ट हो जा रहता है। जैसे ही इसमें मेल प्रोन्यूक्लियस आता है, अब इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के द्वारा यहाँ पे क्या बन जाता है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल का लेयर स्पेंडल फाइबर बनता है, और ये दो सेल्स में डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा सेल बनाता है, और ये डबल इतना बड़ा क्या बनाता है, सेल बनाता है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाला सेल क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और ये कहलाता है ओवम। अब इसको बोला जाएगा क्या, ओवम। क्लियर है, मियोसिस के बाद में क्या होता है, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है, जो कि क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और एक जो बन जाता है सेल, ये
ये पूरा एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है। अब ये वाला सेल को क्या बोला जाएगा, ओवम। अब ये ओवम और ये मेल, ये दोनों के बीच क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इसी को बोला जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, समझ आया पूरा। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, एनसीईआरटी के बुक से, इसी को पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, जो हम लोग पढ़े वही है ना यहाँ पे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब इन क्या होगा, इंटरकोर्स के दौरान सीमन रिलीज होता है, जो कि पेनिस के द्वारा वेजाइना में जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब स्पर्म क्या करते हैं, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। पास थ्रू दी सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, इंटर टू द यूट्रस, यूट्रस में चल देता है, फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। कहाँ पे जाता है वो, एम्पुला वाले रीजन पे जाता है, नीट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन पे चल देता है। द ओवम रिलीज बाय ओवरी ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्या किया जाता है यहाँ पे, ओवरी के द्वारा जो एग रिलीज हुआ है, ओवम रिलीज हुआ है, वो कहाँ पे चल दे रहता है, एम्पुला वाले रीजन में पहले से वेट करते रहता है, किसका, स्पर्म का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इन द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड स्पर्म सिमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या बोला गया है कि स्पर्म और ओवम जब साथ साथ में रिलीज होगा, एक साथ रिलीज होगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ओवम का जो लाइफ टाइम है वो कितने दिन का होता है, एक ही दिन का होता है, ठीक है। तो अगर वो ओवम एक ही दिन है तो उसी टाइम पे अगर स्पर्म आया तब क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। दिस इज रीजन वाई नॉट पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए अगर एक ही दिन जब ओवम जिंदा है तब तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। अगर उस एक दिन के बाद अगर और आप फर्टिलाइजेशन किए जा रहे हैं, ओवम लाए जा रहे हैं, स्पर्म लाए जा रहे हैं, ओवम नहीं स्पर्म को लाए जा रहे हैं, तब भी उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां से ओवम क्या हो चुका है, हट चुका है। क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसको बोला जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, जोना पेलिसुडा लेयर के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। द ओवम एंड इंड्यूस चेंज द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री एडिशनल स्पर्म। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू अदर स्पर्म को अंदर आने नहीं दिया जाता, ठीक है। Thus ensure that only one sperm can fertilize ovum, जिसके कारण केवल एक ही स्पर्म ओवम को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। This secretion of acrosome help sperm enter into cytoplasm of the ovum through the zona pellucida, ठीक है। एक्रोसोम क्या करते हैं, जोना पेलिसुडा लेयर को क्या करता है, डिग्रेड करता है, जिसके थ्रू वो अंदर चले जाता है। क्लियर है, इसी को यहाँ पे बताया गया है। आगे देख लेते हैं और कुछ है कि इसमें, यहाँ पे देखो, दे इंड्यूस कंपटीशन म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte में जाता है, सेकेंडरी oocyte क्या करने लगता है, म्योटिक डिवीजन होता है इसमें, मियोसिस का, ठीक है। द सेकेंड म्योटिक डिवीजन ऑल्सो अनइक्वल, अनइक्वल मतलब एक बहुत बड़ा साइज का रहता है, एक छोटा साइज का रहता है। ये छोटा साइज वाला क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और ये वाला बनता है क्या, ओवम, ठीक है। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड होता है, ओवम भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देखो, सेकेंडरी पोलर बॉडी आर हैप्लॉइड ओवम, सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। देखो, स्पर्म का भी क्या है, हैप्लॉइड रहता है न्यूक्लियस, ओवम का भी न्यूक्लियस क्या रहता है, हैप्लॉइड। अब ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो क्या बनाता है, डिप्लॉइड जाइगोट। अब इसको क्या बोला जाएगा, जाइगोट बोला जाएगा। क्लियर है, ये था फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक फर्टिलाइजेशन। अगर आपको कुछ चीज में कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट कीजिए, और बाकी अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।